ये देखिए यार, ये है बैंक रिकन्सिलिएशन। इसका क्या मतलब है? असल में ना, जो एक बिज़नेस होता है, कोई भी बिज़नेस हो, छोटा मोटा या जैसा भी हो, तो ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई बैंक अकाउंट होता है। या फिर एक बिज़नेस ना भी हो, एक आम सा बंदा जिसका बैंक अकाउंट है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं बैंक के थ्रू, या फिर बैंक में पैसे जमा करवाना, बैंक से निकालना, तो एक तो अपनी हम किताबों में लिखते हैं कि यार अगर बैंक में पैसे गए हैं तो चलो ठीक है, बैंक डेबिट हो गया, रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, या कुछ भी। बैंक से पैसे निकाले हैं तो रिसीव सॉरी बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाता है। तो वो तो हमारा होता है बैंक लेजर, जो हम अपना बिजनेस का बनाते होते हैं। लेकिन यही सेम बैंक भी तो हमारी बैंक स्टेटमेंट बनाता है ना, कि इसने इस टाइम पे पैसे रखवाए, फिर पैसे निकलवाए, और कुछ इस पे चार्जेस थे बैंक स्टेटमेंट के वो लगे, हमने इसने जो पैसे रखवाए थे उसका इंटरेस्ट देना था, वो फिर इसको उसी के अकाउंट में ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जहाँ एक बिज़नेस बना रहा होता है, वहीं पर बैंक भी बना रहा होता है। बिज़नेस जो बनाता है उसको बोलते हैं बैंक लेजर। ठीक है, मतलब बिज़नेस जो भी बैंक के बारे में अपने पास खाता बनाता है कि पैसे आए हैं, बैंक डेबिट कर दिया, गए हैं क्रेडिट कर दिया, और भी बहुत सी चीज़ें। यहीं पे जो बैंक बनाता है ना बिज़नेस के लिए, वो होती है बैंक स्टेटमेंट। हाँ, अब बात यह है कि इन दोनों को सेम होना चाहिए। होता क्या है, होता बिल्कुल ट्रायल बैलेंस की तरह ही है ये, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जैसे बराबर हो जाती है ना, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये जो है तो बैंक का भी हिसाब ठीक है, और जो बैंक ने बनाया वो भी ठीक है, और जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो भी ठीक है। इनको ना हर सूरत बराबर होना चाहिए। तो अगर तो ये बराबर होंगे, तो तब ही हम कहेंगे कि हाँ ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। लेकिन इन केस ये बराबर नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, बैंक के पास तो चले गए, बैंक बैंक स्टेटमेंट में कहेगा हाँ बिज़नेस की तरफ से पैसा आया है, लेकिन अगर मैंने लेजर में वो लिखा ही नहीं, तो एट द एंड इन दोनों में फ़र्क आ जाएगा। हो सकता है कोई गलती बैंक कर दे, कोई गलती बिज़नेस कर दे। तो अगर ये बराबर नहीं हो पाते, तो फिर एक नई स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर बैंक लेजर और बैंक स्टेटमेंट आपस में बराबर नहीं होते, तो फिर कौन सी स्टेटमेंट बनती है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के अमल को ही बैंक रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बैंक रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के मदद से जो स्टेटमेंट बनती है उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। बस अब इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ना है कि कौन सी गलतियाँ बिजनेस करता है जो बैंक रिकन्सिलिएशन में ठीक होती हैं, फिर बैंक करता है जो बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर ठीक होती हैं, और ये सब कुछ। अच्छा, अब समझना होगा सबसे पहले कि गलतियाँ होती क्या हैं। देखो, पता है क्या होता है, इन दोनों के दरमियान अगर तो डिफरेंस आ गया, ये बराबर नहीं है, तो फिर इन केस हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर ना कि क्या क्या हो सकता है, वजह क्या हो सकती है कि इन दोनों में जो है डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहला तो है मतलब अनरिकॉर्डेड आइटम्स। बैंक कोई आइटम रिकॉर्ड नहीं करता, बैंक स्टेटमेंट तो करेगा ना। वो अलग बात है, ये दोनों सेम गलतियाँ कर दें। ठीक है, जो गलती बैंक कर दे वही बैंक स्टेटमेंट कर दे। जैसे ट्रायल बैलेंस में होता है कि अगर डेबिट साइड भी किसी तरह से गलत कम हो गई और क्रेडिट साइड भी उसी अमाउंट से कम हो गई, तो बैंक ट्रायल बैलेंस तो बराबर ही आता है, हमें लगता है ठीक है। लेकिन अगर हम एक तरफ से कोई बंदा या बिजनेस कुछ रिकॉर्ड ना करे या फिर बैंक कुछ रिकॉर्ड ना करे, तो उस सिचुएशन में ये दोनों बराबर होंगी नहीं होंगी, तो क्या बनेगी? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और होता है कि टाइम का डिफरेंस आ जाता है। टाइम का डिफरेंस, अच्छा ये है सबसे अहम ज़रा पॉइंट, इसको अभी एंड में करते हैं। ठीक है,
बल्कि यार अभी कर ही लेते हैं। टाइम का डिफरेंस किस तरह आ जाता है, अब बात समझनी है यहाँ पर कि 30 तारीख है, ठीक है, जून की। जून की क्या है, 30 तारीख है। अब इस टाइम यहाँ पर मेरे पास जो है पैसे देने आता है कस्टमर। वो पैसे मैं अपने पास लिख देता हूँ, ठीक है। और ऐसा ये समझ लेना कि जो बैंक स्टेटमेंट बनाता है ना, वो हर महीने बनाता है, ठीक है। अच्छा, जून 30 को जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने क्या किया होगा, मैंने कैश डेबिट किया होगा। और जो कस्टमर होगा मेरा रिसीवेबल, उसे क्रेडिट किया होगा। मैंने अपने पास रखे और मैंने फ़ौरन ही क्या कर दिया होगा कि मैंने ये पैसे बैंक में भेज दिए होंगे। बैंक डेबिट और फिर कैश क्रेडिट, मतलब मैंने कैश अपना काम कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैंने उसको बैंक में डाल दिया। बेशक इन एंट्रीज़ की तरफ तवज्जो ना करो, बात समझो। बात यह है कि मेरे पास 30 जून को जो पैसे आए और मैंने अपनी बुक्स में लिख दिया, बंदे को भेज दिया कि बैंक में ये रखवा दो। तो आप जब रखवाया, लेकिन लेकिन बैंक जो है वो कुछ क्लियरिंग प्रोसेस के ज़रिए, क्योंकि क्लियरिंग प्रोसेस होता है ना बैंक के अंदर, वो 1-2 दिन इसमें लग जाते हैं कि बैंक जो है वो दूसरे बैंक से, मिसाल के तौर पर अगर कस्टमर ने ही जो है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा दिए हैं तो वो दो अलग अलग किस्म के बैंक हैं। तो फिर एक होता है प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। अब क्लियरिंग प्रोसेस में 1 से 2 दिन लगते होते हैं। तो जब 1 से 2 दिन लगेंगे तो उसके बाद ही बैंक जो है वो लिखेगा कि हाँ पैसे आ गए हैं। जून 30 को जब कस्टमर ने पैसे भेजे तो मैंने तो लिख दिया पैसे आ गए, लेकिन क्लियरिंग प्रोसेस हुआ। क्लियरिंग प्रोसेस के अंदर बैंक ने 1-2 दिन बाद जाकर बैंक के पास पैसे आए और उन्होंने इस चीज़ को लिखा कि हाँ हमारे पास पैसे आ गए हैं। और उन्होंने कब लिखा, मान लेते हैं जुलाई 2 को लिख दिया या 1 को लिख दिया, जब भी। तो अब जब बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आएगी तो मैंने तो यार यहाँ पे लिखा हुआ था मेरे पास पैसे आए हुए हैं बैंक लेजर के अंदर, और बैंक स्टेटमेंट के अंदर तो जून के बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो कोई पैसे लिखे ही नहीं होंगे। वो तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो क्लियरिंग प्रोसेस के बाद जुलाई में जाकर पैसे आए हैं, तो वो तो जुलाई की बैंक स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब फिर जुलाई की बैंक स्टेटमेंट भी मेरे बैंक लेजर से मैच नहीं करेगी, जून की बैंक स्टेटमेंट भी मेरे बैंक लेजर से मैच नहीं करेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं कि टाइम डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया है, टाइम डिफरेंस आ गया है। और वो टाइम डिफरेंस आता क्यों है, इस क्लियरिंग प्रोसेस की वजह से। मैंने बताया था कि जब एक बैंक से दूसरे बैंक, मिसाल के तौर पर पैसे निकलवाते हैं हम, कार्ड किसी और बैंक का है, HPL वगैरह का है, मीज़ान से निकलवा रहे हैं, तो टैक्स लगता है थोड़ा बहुत कि जब बैंक अलग अलग होते हैं। तो वो जो पैसे आते हैं वो असल में स्टेट बैंक से आते हैं। तो स्टेट बैंक बाद में फिर वो पैसे दे देता है फ़ौरन फ़ौरन, और फिर उस दूसरे बैंक से लेता है। तो इसको ना 1 से 2 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को, जिसको बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस, ठीक है। और इस क्लियरिंग प्रोसेस की वजह से अगर महीने के एंड में कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर बैंक स्टेटमेंट में मसला आ सकता है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जून में बोलेगा कुछ ऐसा नहीं हुआ, जुलाई में हुआ है, और हम बोलेंगे बैंक लेजर के मुताबिक कि नहीं जून में ही ट्रांजैक्शन हुई है। तो ये हो गया कि अब हमारे पास ये दोनों मैच नहीं करेंगे। जब मैच नहीं करेंगे तो फिर हम स्टेटमेंट बनाएंगे बैंक रिकन्सिलिएशन, इसको मैच करने के लिए। यानी टाइम डिफरेंस जो है वो आ गया इस चीज़ पर कि किस तरह से इसमें मैच नहीं होना। अच्छा, पूरे चैप्टर के अंदर ना जो दूसरी सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि ये समझना है कि टाइम डिफरेंस की वजह से असल में किस तरह से ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। पहली क्या है वो भी बता दूंगा। अब हम बात करें ये अनरिकॉर्डेड आइटम्स की, तो चलो समझ आ गई होगी। अब टाइम डिफरेंस जो है ना, अब इसके अंदर 2 लफ्ज़ याद रखने हैं। टाइम डिफरेंस के अंदर 2 लफ्ज़ याद रखने, एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड भी होते हैं, उसको आउटस्टैंडिंग चेक भी बोलते हैं दोनों। और एक होता है अनक्रेडिटेड या फिर अनडिपॉजिटेड लॉजमेंट।
टाइम डिफरेंस के अंदर ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, अनप्रेजेंटेड चेक या फिर आउटस्टैंडिंग चेक, एक ही बात है। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट या फिर अनडिपॉजिटेड लॉजमेंट, एक ही बात है। किस सिनेरियो में आती है? टाइम डिफरेंस में। टाइम डिफरेंस क्या है? टाइम डिफरेंस वजह बनती है किस चीज़ की? कि बैंक लेजर बैंक स्टेटमेंट आपस में बराबर नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अच्छा, अब ये क्या है, अब समझना ये दोनों क्या हैं। इन दोनों लफ्ज़ों को और इनकी डेफिनेशंस को समझना पूरे चैप्टर का दूसरा सबसे अहम काम है। देखो, अगर तो मैं जिस मेरे बिज़नेस है और मैंने सप्लायर से सामान मंगवाया है, ठीक है, तो अब सामान जो मंगवाया है मैंने उसको दिए पैसे। जब पैसे दिए तो वही बात, मैंने दिए जून 30 को, तो क्या मैं अपनी एंट्री करूँगा बुक्स के अंदर? क्या एंट्री करूँगा भला जब मैं पैसे देता हूँ सप्लायर को? क्या करूँगा? चेक दिया ना मैंने, तो कैश तो मैं कर नहीं सकता, ठीक है। तो जब मैं चेक दूंगा तो क्या करूँगा? बैंक क्रेडिट और लाइबिलिटी या फिर सप्लायर डेबिट, ऐसा है या नहीं हुज़ैफ़ा? ऐसा है ना? बैंक क्रेडिट लाइबिलिटी डेबिट, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, तो अब मैंने तो कर दिया कब? 30 जून को। लेकिन जो सप्लायर है अब वो चला जाता है रात अगले दिन, एक दो दिन बाद जब वो जाता है पैसे निकलवाने के लिए, तो फिर क्या होती है डेट? जुलाई 2। तो अब बैंक स्टेटमेंट तो यही कहेगा कि नहीं यार, पैसे जो निकलवाए गए हैं वो जुलाई के महीने में लिखवाए गए हैं, और मेरी बैंक लेजर कहेगी जून के महीने में लिखवाए गए हैं, निकलवाए गए हैं। तो इस सिनेरियो में मेरे 2 मंथ्स की ना बैंक लेजर मिलेंगे ना बैंक स्टेटमेंट मिलेंगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं इस मंथ की, कि जिसके अंदर जो बेसिक मंथ है मेरे हिसाब से, कि मैंने जून 30 को पैसे दे दिए हैं मेरे हिसाब से। हाँ, मैं जाहिर है मैंने चेक जो दे दिया। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट उस चीज़ को नहीं मानेगा, तो ये क्या हो गया? ये टाइम डिफरेंस आ गया। तो ऐसे चेक को कि जो मैंने दिए सप्लायर को, मतलब मैंने जिसके पैसे देने थे, और वो उस महीने की बैंक लेजर में नहीं आते, अगले महीने में चले जाते हैं, ऐसे को बोलते हैं अनप्रेजेंटेड या फिर आउटस्टैंडिंग चेक। इसके साथ छोटा सा लिख लो, टू सप्लायर। ऐसे चेक को क्या बोलते हैं? अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक। अच्छा देखो ना, अगर हम एक ही महीने की बात करें ना, क्योंकि ये सब एक ही महीने का होता है, तो उस मैंने जो चेक दिया वो उस महीने तो प्रेजेंट नहीं हुआ ना बैंक के अंदर, वो तो अगले महीने प्रेजेंट हुआ सप्लायर के ज़रिए। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये अनप्रेजेंटेड चेक है। लव समझो। उसके बाद आता है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट क्या है? अच्छा, ये हमने पैसे देने थे, यहाँ पर हमारे पास पैसे आते हैं, कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, कस्टमर ने चेक दिया, ठीक है, कस्टमर ने क्या दिया? चेक दिया। जब कस्टमर ने चेक दिया होगा तो मैंने क्या किया होगा? बैंक डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, ऐसा है या नहीं? किया। अब उसने भी मुझे जून 30 को दिया, लेकिन हो सकता है कि क्लोजिंग के बाद जब पैसे निकलवाने गए हों उसी चेक से, तो बैंक बंद हो गए हों या कुछ भी वजह हो सकती है। तो उससे क्या हुआ? मैं जुलाई 1 को चला गया, या फिर मेरे जो भी स्टाफ होगा वो चले गए, उन्होंने देर कर दी, बेगैरती कर दी। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा? बैंक लेजर तो कह रहा होगा नहीं यार, जून 30 को पैसे आए हैं। बैंक स्टेटमेंट कहेगी नहीं आए भाई, आपके पैसे जुलाई 1 को आए हैं, जुलाई 2 को आए हैं। तो अब ये क्या हुआ? इस सिनेरियो में भी टाइम डिफरेंस की वजह से ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इनको वजह से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, और इस चीज़ को बोलते हैं हम अनक्रेडिटेड लॉजमेंट या फिर अनडिपॉजिटेड लॉजमेंट। मतलब पैसा डिपॉजिट ही नहीं करवाया हमने चेक, तो इस वजह से हम कहते हैं अनडिपॉजिटेड लॉजमेंट है। नहीं करवाया, करवाया तो है, लेकिन उस महीने तो नहीं करवाया जिस महीने का बैंक लेजर बना रहे हैं, उस महीने तो नहीं करवाया जिस महीने की बैंक स्टेटमेंट बन रही है, वो तो अगले महीने पे चला गया। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम कस्टमर छोटा सा, कि असल में अगर हमने पैसे दिए हों और बैंक में ना वो निकले हों तो वो अनप्रेजेंटेड चेक, किसी ने हमें पैसे दिए और हमने बैंक से ना निकलवाए हों तो वो अनक्रेडिटेड लॉजमेंट।
ये पूरे चैप्टर का बहुत अहम हिस्सा है, इन दोनों को समझो। इसके अलावा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट भी है इनका, लेकिन मेन यही है। क्लियर है बात? कोई मसला? ये था टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये अनरिकॉर्डेड आइटम्स और टाइम डिफरेंस की वजह से कैसे इनमें फ़र्क पड़ता है वो। फिर कुछ एरर्स होते हैं। अब एरर्स जो हैं वो स्पेसिफिक नहीं है, वो तो किसी भी तरह का हो सकता है, उसके लिए कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो तो जैसा एरर होगा हम वैसे ही ठीक कर लेंगे। अब जैसे एरर हो करके एक बंदे ने 15,000 डेबिट करना था, उसने 12,000 कर दिया, तो बताओ इसको ठीक कैसे करेंगे? 3,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है, लिहाजा इसका कोई इशू नहीं है। ये तो एरर सवालों के हिसाब से ठीक होंगे। अच्छा, और क्या वजह बनती है? और होता एक होता है हाँ, डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक डिसऑनर्ड चेक को मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ बाउंस चेक। ठीक है, जो चेक बाउंस नहीं हो जाता उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड चेक। जैसे मिसाल के तौर पर अब हमें पैसे दिए गए हों, और पैसे क्या हों भला, जब हमें पैसे मिले हों, चेक दिया हो इसने, कस्टमर ने, हमने कर दिया हो यार बैंक डेबिट कर दिया, मज़ा आ गया, कस्टमर ने पैसे दे दी, और रिसीवेबल को हम कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, राइटिंग पे नहीं जाना, तो चेक हो गया बाउंस। चेक क्या हो गया? बाउंस। उसी महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाए ये बात तो चलो सही है, फिर हमें नई स्टेटमेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं होता तो फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनती है। अच्छा, जब ऐसा हुआ चेक बाउंस होता है, अच्छा मुझे बताओ, अब जब बाउंस हो गया है वो चेक किसी काम का नहीं है, अब मैं एंट्री क्या करूँ? इसी को अपोजिट ना कर दूँ यार, बैंक को मैं क्रेडिट कर देता हूँ और रिसीवेबल को डेबिट कर देता हूँ, क्योंकि वो बैंक चेक तो बाउंस हो गया ना, तो ये तो कट जाएगा आपस में, तो मतलब ख़त्म, कुछ भी नहीं है। एक ही महीने के अंदर हो गया ये सब तो ठीक है, महीने के एंड में ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर ये मसला बनता है। डिसऑनर्ड चेक, जिसको बाउंस चेक बोलते हैं, एरर्स की वजह से, टाइम डिफरेंस की वजह से, अनरिकॉर्डेड आइटम्स की वजह से, इन दोनों स्टेटमेंट्स में आता है डिफरेंस, और उसकी वजह से हमें एक नई स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। यहाँ तक बात क्या है? क्लियर है? अब मैं बताता हूँ इस चैप्टर की जो सबसे अहम चीज़ है। ठीक है, किधर गई यार? अच्छा यार, बल्कि एक दो बातें और बता ही दूँ। एक बात समझनी होगी, जो चेक होता है ना हमारे पास, चेक जो भी होता है ना वो 6 माह के लिए वैलिड होता है। जो भी चेक होता है वो 6 माह के लिए वैलिड होता है। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी को हमने चेक दिया है या किसी ने हमें दिया है और 5 मार्च है, तो 9 महीने बाद, ये 9वां महीना कौन सा है? सॉरी, सितंबर। तो 5 सितंबर तक वो चेक वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर हम ना पैसे कोई और उससे निकलवा पाएगा ना हम निकलवा पाएंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब जब 6 माह के बाद, जब 6 माह की एक्सपायरी पूरी हो जाती है, तो उसके बाद जो एक्सपायर्ड चेक होता है उसको बोलते हैं टाइम बार्ड चेक। ये याद कर लो, जो 6 माह के बाद एक्सपायर्ड चेक होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम बार्ड चेक। एक और चीज़ जो है वो अहम दिमाग में बिठानी होगी कि जो, अगर मैं आज किसी को चेक देता हूँ तो मैं उस पर इशू डेट लिखूँगा 5 मार्च की, कि मैं आज चेक दे रहा हूँ, तो वो 5 सितंबर तक उस चीज़ को निकलवा सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि मैं इशू डेट, चेक आज दी है 5 को ही, लेकिन इशू डेट लिख देता हूँ 15 मार्च की। ठीक है, ऐसा होता है ना, इशू डेट लिख सकते होते हैं। वो क्यों होता है? जैसे अगर मैं किसी से सामान मंगवा रहा हूँ सप्लायर से, आधा सामान आया सप्लायर का भी ना, तो वो मेरे से पैसे मांगता है, तो उसने कहा सर आधा सामान हफ्ते में आ जाएगा, तो मैं उसके चेक पे डेट 15 मार्च की लिख दूंगा, चेक आज दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी सामान रहता है, ज़रा ट्रस्ट का मसला है। तो उस सिचुएशन में वो वो 15 मार्च से लेकर फिर 15 सितंबर तक वैलिड होगा, क्योंकि 6 माह के लिए वैलिड रहता है। तो जो वैलिडेशन होती है चेक की, ये डिपेंड करती है वो इशू कब हो रहा है।
इशू कब हो रहा है। तो वो 5 आज से लेकर 10 मार्च तक, सॉरी 15 मार्च तक वो पैसे नहीं निकलवा सकता, और फिर 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक वो कभी भी पैसे निकलवा सकता है। तो ये जो चेक दिया मैंने आज 5 मार्च को, जिसकी इशू डेट है 15 मार्च की, तो 5 मार्च से लेकर 15 मार्च तक 10 दिन के लिए उस चेक को बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। एक ऐसा चेक जिसकी डेट आगे पोस्ट कर दी गई है, क्या बोलेंगे इसको, पोस्ट डेटेड चेक। समझ आ गई। ऐसा चेक जो दिया आज हो, इशू डेट बाद की हो, तो वो चेक जो होता है वो पोस्ट डेटेड चेक होता है। ये जो था इसका मेन कॉन्सेप्ट था। अब जो पूरे इस चैप्टर की सबसे अहम चीज़ है ना, वो मैं बताता हूँ।